देखिए स्टूडेंट, विजिबल है सभी को, बोर्ड के कंटेंट भी विजिबल है, मेरी आवाज भी आ रही है, आवाज आ रही है बरोबर। आइए देखिए, फिर से मैंने एक लाइव लेक्चर शुरू किया हुआ है 45 मिनट्स का। ठीक है, इसमें हमें क्या देखना है, जैसे हमें आपको मालूम है कि हमारा क्यू चैप्टर चालू है और उसमें हमारा अरे रिप्रेजेंटेशन हो चुका है, तो अब हमें क्या देखना है, क्यू रिप्रेजेंटेशन। देखिए ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। क्यों सिंपल है? क्योंकि आपको अगर ये आता है कि भाई लिंक लिस्ट क्या होता है और लिंक लिस्ट का इंसर्शन कैसे होता है और डिलीशन कैसे होता है, अगर किसी को ये पता है तो बेटा लिंक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यू में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे कि हमें क्या करना है, एक लीनियर लिंक लिस्ट ही लेनी है, ठीक है। पर जैसे हमने लीनियर लिंक लिस्ट के हमने इंसर्शन डिलीशन भी देखे, यानी हमने उसका इंसर्शन डिलीशन एट मिडल भी देखा, एट फर्स्ट भी देखा, एट लास्ट भी देखा। तो बेटा यहाँ पे अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, क्यू की, तो बेटा क्यू में तो बेटा दो ही चीजें होनी चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? यानी कि डिलीशन होना चाहिए फ्रंट एंड से, यानी कि सामने से। यानी आप एक ऐसी लिंक लिस्ट ले लीजिए जिसमें हम हर बार डिलीट कहां से कर रहे हैं, सामने से, यानी कि फ्रंट से। और एक और उसी लिस्ट में हम हर बार एडिशन कर रहे हैं, तो कहां पे कर रहे हैं, एडिशन हम हर बार लास्ट में कर रहे हैं, लास्ट एंड पे। तो इट मींस कि क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। यानी कि लिंक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यू में हमें समझना कुछ भी नहीं है, हमें सिर्फ लिंक लिस्ट क्या होता है, लिंक लिस्ट के ऑपरेशंस, इंसर्शन एंड डिलीशन क्या होते हैं ये पता होने चाहिए। तो अब वो लिंक लिस्ट जो है उसको थोड़ा से रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे कि जब भी इंसर्ट करना है पीछे से करना है, यानी वहां जहां पे रेयर पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, ठीक है। और जब भी ये करना है, डिलीट करना है, वो फ्रंट एंड से करेंगे। ऐसी एक लिंक लिस्ट ही हमारी क्या हो जाती है, क्यू रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट। अब ये कैसे होता है, देखिए सबसे पहले तो आपको ये मालूम है कि लिंक लिस्ट में क्या होता है, एक नोड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे ये 3 नोड ले लिया, ठीक है। ये 3 नोड्स में मैंने सपोज बोला भाई इसमें एक ए नाम का एलिमेंट है, ठीक है, इसको बोला जाता है इन्फो पार्ट, ठीक है, और इसको बोला जाता है लिंक पार्ट। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये पूरा कंप्लीट एक क्या बनता है, हमारा नोड बनता है। देखिए ये सब पता है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में बता रहा हूं आपको, ठीक है। अब देखिए ये इंफॉर्मेशन पार्ट में ए आ गया, ये सेकंड नोड है, इसमें बी आ गया, इसमें सी आ गया, ठीक है। अब ये पहला नोड है, ये किसको पॉइंट कर रहा है, सेकंड नोड को। ये पॉइंट कर रहा है थर्ड नोड को। बस ये तीन ही नोड की मैंने लिंक लिस्ट ली है, और ये पॉइंट कर रहा है किसको, नल को, ठीक है। इसमें मैं बोलता हूं पहला एलिमेंट कौन है, ए। इसको कौन पॉइंट कर रहा है भाई, एक फ्रंट नाम का पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, कोई बात नहीं है। ये सी, इसको क्या कर रहा है, एक रियर नाम का पॉइंटर क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। तो बेटा ये एक ऐसी लिंक लिस्ट, जैसी लिंक लिस्ट रहती है ये वैसी ही लिंक लिस्ट है, जिसमें इन्फो पार्ट है, लिंक पार्ट है, एक इसके बाद नेक्स्ट नोड ये है, इसके बाद नेक्स्ट नोड ये है, ये नोड का पॉइंटर नल है। इट मींस कि भाई ये हाँ लिंक लिस्ट यहाँ पे खत्म हो गई, ये 3 नोड की एक लिंक लिस्ट है, ठीक है। पर अब यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, एडिशनली 2 पॉइंटर वेरिएबल्स लगा दिए, एक फ्रंट नाम का सामने से और एक रियर नाम का लास्ट में। इट मींस कि ये हमारा हो गया लिंक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यू, ठीक है। पर अब रही बात क्यू के जो ऑपरेशन है, इंसर्शन एंड डिलीशन, और उसमें भी इंसर्शन एट रियर एंड मींस लास्ट से, डिलीशन फ्रॉम फ्रंट एंड, तो ये कैसे होगा, ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। कैसे, मैं आपको दोनों ही करके बताता हूं। सपोज मुझे यहाँ पे किसी ने बोला कि भाई मुझे क्या करना है, इंसर्ट डी, एक डी नाम की नोड इंसर्ट करनी है, तो क्या हो जाएगा भाई, देखिए इधर एक न्यू नोड क्रिएट हो जाएंगी, ठीक है। इसमें इन्फो पार्ट में क्या आ जाएगा, उसके इन्फो पार्ट में वो डी आ जाएगा, ठीक है। लिंक पार्ट में क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा, ठीक है। और होना क्या चाहिए, ये रेयर जिसको पॉइंट कर रहा है ना, सी को, तो बेटा ये रेयर ने अब क्या करना चाहिए, रेयर जहां पे सी को पॉइंट कर, रेयर किसको पॉइंट कर रहा है, इसको, इस नोड ने अब इसे पॉइंट करना चाहिए। यानी कि ये जो नल था, अब ये नल की जगह पे क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, ये इस नोड को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। और रेयर ने अब कहां पे पॉइंट करना चाहिए, लास्ट नोड पे, तो लास्ट नोड अब कौन हो गया, डी। तो अब रेयर किस पे पॉइंट करेगा, इस पे पॉइंट करेगा। देखिए बहुत ही सिंपल है। इंसर्शन हमारा कहां पे होना चाहिए, लास्ट से होना चाहिए, रेयर एंड पे होना चाहिए। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, एक न्यू नोड बनाई, उसमें इन्फो पार्ट डाल दिया, उसकी लिंक पार्ट क्या कर दी, नल। भाई ये लिंक पार्ट नल क्यों किया मैंने, क्योंकि ये लास्ट नोड होने वाली है, रेयर इसको पॉइंट करने वाला, रेयर जिसे पॉइंट कर रहा था जो नोड को, रेयर जिसे पॉइंट कर रहा था उसकी लिंक ने इसको पॉइंट किया, न्यू नोड को, ठीक है। और क्या हुआ, रेयर अब इस न्यू नोड को पॉइंट कर रहा है। देखिए ये एक इनिशियली हमने एक न्यू नोड ली थी, ऐसा ही था ना कंसेप्ट, तो इसको क्या बोलते हैं, इंसर्शन, ठीक है। चलिए मैं दोनों क्या करता हूं, एक एक करके ही बताता हूं। अब ये जो मैंने यहाँ पे ये काम किया,
इसी को मैंने थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में एल्गोरिदम के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। और इस टाइप का एल्गोरिदम हम लिंक लिस्ट में पहले भी देख चुके हैं, तो ये कोई भी डिफिकल्ट नहीं है। ऐसा समझिए आपने लिंक लिस्ट में अगर क्या कर दिया हुआ है, इंसर्शन एट लास्ट, ठीक है, ऐसा भी ट्रीट किया तो वो क्यू ही होता है, ठीक है, वो क्यू का रेयर फंक्शन ही होता है, ठीक है। देखिए इधर जल्दी से लिंक क्यू इंसर्शन, इन्फो लिंक फ्रंट रेयर अवेल आइटम, यानी क्या भाई, देखिए इन्फो लिंक यानी कि ये हमारे नोड का स्ट्रक्चर है भाई, नोड का फॉर्मेट हमारा इन्फो लिंक होगा, उसमें फ्रंट रेयर दो एडिशनल पॉइंटर होंगे क्योंकि वो क्या है, एक क्यू है, ठीक है। इसी को ही क्या बोला जाएगा, एक क्यू बोला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फ्रंट रेयर दो पॉइंटर है। अवेल लिस्ट, जैसे आपको मालूम है कि भाई हमारे पास क्या रहती है, एक अवेल लिस्ट रहती है जिसमें क्या रहते हैं, एम्प्टी नोड्स रहते हैं, ठीक है। मैंने एकदम काम कर दिया, मैंने इसको यहाँ पे अवेल भी ले लिया भाई, 3 नोड्स खाली मेरे पास अवेलेबल है मेमोरी में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अवेल का यूज यानी कि आपको ये तो मालूम ही है, इंसर्शन और डिलीशन में ओवरफ्लो और अंडरफ्लो का भी चेक किया जाता है, तो यहाँ पे अवेल का भी इंपॉर्टेंट रोल है। मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं लिंक लिस्ट में, सेम पर्पस है अवेल का। यहाँ पे अवेलेबल मेमोरी ब्लॉक्स, फ्री अवेलेबल मेमोरी ब्लॉक्स यानी कि अवेल लिस्ट, ठीक है, वो भी एक लिंक लिस्ट ही है। अवेल और आइटम, आइटम यानी कि हमें क्या इंसर्ट करना है, जैसे हमें आइटम इक्वल्स टू डी, आइटम इक्वल्स टू हमें क्या दिया गया कि ये इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट कहां पे होता है, लास्ट में रियर एंड पे होता है। देखिए जल्दी से, इफ अवेल इक्वल्स टू नल, यानी अगर ये अवेल नल को पॉइंट कर रहा है, यानी कि हमारे पास खाली मेमोरी ब्लॉक है ही नहीं, खाली मेमोरी ब्लॉक है ही नहीं, नोड नहीं है, तो हम इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। इफ अवेल इक्वल्स टू नल देन राइट ओवरफ्लो एंड एग्जिट। बहुत ही सिंपल है यार, ये हर बार हम ऐसा ही करते हैं इंसर्शन के केस में। सेकेंड स्टेप, सेट न्यू इक्वल्स टू अवेल एंड अवेल इक्वल्स टू लिंक ऑफ अवेल। मुझे एक बात बताइए, मुझे यहाँ पे एक इंसर्शन करना है, तो बेटा मैं अवेल की जो पहली नोड है उसको बाहर निकाल देता हूं। देखिए मैं उसको कैसे बाहर निकालता हूं, बहुत ही सिंपल है। देखिए इस टाइप के स्टेटमेंट्स को रिवर्स ऑर्डर में यानी कि राइट टू लेफ्ट रीड किया जाता है। देखिए अवेल को अब कौन पॉइंट कर रहा है, न्यू, तो देखिए मैं सिस्टमेटिकली करके बताता हूं, उल्टा रीड कीजिए, अवेल को अब कौन पॉइंट करेगा, न्यू। तो बेटा ये देखिए इधर अवेल जहां पॉइंट कर रहा है, अब वहां पे किसने पॉइंट करना चाहिए, एक न्यू नाम के पॉइंटर वेरिएबल ने, ठीक है। एंड अवेल इज इक्वल्स टू लिंक ऑफ अवेल, इसको उल्टा रीड कीजिए, लिंक ऑफ अवेल पे अब अवेल पॉइंट करेगा। तो बेटा लिंक ऑफ अवेल क्या, देखिए ये अवेल नाम का नोड है, इसकी लिंक कहां पॉइंट कर रही है, यहां पे, यानी यहां पे पॉइंट करना चाहिए। देखिए बहुत ही सिंपल है, लिंक ऑफ अवेल पे अब कौन पॉइंट करेगा, अवेल, ठीक है। यानी कि ये अवेल जो इसको पॉइंट कर रहा था ना बेटा, अब किसे पॉइंट करेगा, ये इसे पॉइंट करेगा, यानी कि बहुत ही सिंपल है, रिवर्स ऑर्डर में लिंक ऑफ अवेल पे अब कौन पॉइंट करेगा भाई, अब अवेल पॉइंट करेगा। इट मींस कि ये हमारा क्या हुआ, ठीक है, ये अभी भी यहीं पे है, ऐसा कुछ नहीं है, इसको मैं मिटा रहा हूं तो ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, समझा बात समझ में, अब अवेल किसको पॉइंट कर रहा है, सेकंड को, सेकंड थर्ड अभी भी 2 लिस्ट है अवेल में, न्यू किसे पॉइंट कर रहा है, इस नोड को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट, सेट इन्फो ऑफ न्यू इक्वल्स टू आइटम, रिवर्स ऑर्डर में रीड कीजिए, आइटम काय में डाल दीजिए, इन्फो ऑफ न्यू में डाल दिया मैंने, ये देखिए ये न्यू नाम की नोड है, इन्फो ऑफ न्यू में क्या डाल दिया, आइटम डी, एंड लिंक ऑफ न्यू इज इक्वल्स टू नल। बेटा लिंक ऑफ न्यू यानी कि ये किसको पॉइंट करेंगी, नल को, ये किसको पॉइंट करेंगी, नल को, ठीक है। आ रही है बात समझ में। नेक्स्ट, इफ फ्रंट इक्वल्स टू नल देन फ्रंट इक्वल्स टू रेयर इक्वल्स टू न्यू। मुझे एक बात बताइए यार, इफ फ्रंट इक्वल्स टू नल यानी फ्रंट इक्वल्स टू नल यानी क्या, कि भाई मेरा जो ये है क्यू है वो क्या है, एम्प्टी है। फ्रंट इक्वल्स टू नल यानी क्या, भाई उसमें एक भी नोड नहीं है, तो बेटा मुझे जो इंसर्ट करना है वो तो पहला ही नोड हो जाएगा। और अगर एक एम्प्टी क्यू में अगर आप एक नोड इंसर्ट कर रहे हो तो बेटा फ्रंट और रेयर किसको पॉइंट करने चाहिए, उसी को पॉइंट करने चाहिए। अगर मेरे क्यू में एक ही एलिमेंट है तो बेटा फ्रंट और रेयर तो उसी को पॉइंट करते हैं। ये मैंने आपको अरे रिप्रेजेंटेशन में भी बताया था। तो देखिए इफ फ्रंट इक्वल्स टू नल यानी एक भी नोड करंटली नहीं है क्यू में, तो हम जो इंसर्ट कर रहे हैं वो पहला ही नोड है, तो फ्रंट और रेयर उसी को पॉइंट करने चाहिए। तो देन फ्रंट इक्वल्स टू रेयर इक्वल्स टू न्यू, यानी ये केस मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं करके बताता हूँ क्योंकि इसको इंप्लीमेंट करने का कोई ये लॉजिक ही नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं रहता था, पर अब हमारे पास लिस्ट है, यानी अकॉर्डिंग टू दिस क्यू ये स्टेटमेंट रन नहीं होने वाला, क्योंकि हमारे पास फ्रंट इक्वल्स टू नल नहीं है।
पर अगर रहता था तो इसको ही फ्रंट और रेयर पॉइंट करते थे, बात खत्म हो जाती थी, ठीक है। एल्स हमारा केस जाएगा एल्स में, क्योंकि हमारा फ्रंट एक वैलिड नोड है, ठीक है। एल्स सेट लिंक ऑफ रेयर इक्वल्स टू न्यू, बहुत ही सिंपल है यार। मुझे बताइए रेयर किसको पॉइंट कर रहा है, ये मैं मिटा देता हूं, ठीक है। ये जो मैंने विदाउट एल्गोरिदम इंप्लीमेंटेशन किया था वो मैं मिटा देता हूं, और हम एल्गोरिदम इंप्लीमेंट कर रहे हैं अब, ठीक है। रेयर इसको पॉइंट कर रहा था, रेयर किसको पॉइंट कर रहा था, इसको। करना क्या है, लिंक ऑफ रेयर इक्वल्स टू न्यू, यानी न्यू पे अब कौन पॉइंट करेगा, लिंक ऑफ रेयर। बताइए ये रेयर है, लिंक ऑफ रेयर कौन, ये किसको पॉइंट करेगा, न्यू को। तो देखिए ये पॉइंट करेगा किसे, यहाँ पे न्यू पॉइंट कर रहा है, ठीक है। देखिए ये जो अवेल है, ये अवेल को मैं, ये आपको समझ में तो आ गया है कंसेप्ट, तो मैं इसको ऐसा कर देता हूं ना यार, अवेल आ गया समझ में, ठीक है। ये ऐसा, ये तो हमारा हो चुका है ना, ठीक है। और न्यू को कौन पॉइंट करेगा भाई, देखिए न्यू को कौन पॉइंट करेगा, लिंक ऑफ रेयर। तो रेयर नाम का नोड ये था, इसका लिंक ये था, तो बेटा लिंक ऑफ रेयर अब न्यू पे पॉइंट करना चाहिए। लिंक ऑफ रेयर अब किस पे पॉइंट कर रहा है, न्यू पे। एंड रेयर किसको पॉइंट करना चाहिए, न्यू पे। न्यू जहां पॉइंट कर रहा है अब वहां पे रेयर ने पॉइंट करना चाहिए, यानी कि इसने कहां पॉइंट करना चाहिए, इस नोड को पॉइंट करना चाहिए रेयर ने। एंड एग्जिट, देखिए इधर अब ये इसको हट गया नहीं। नेक्स्ट देखिए इधर फर्स्ट नोड, सेकंड नोड, थर्ड नोड, और ये फोर्थ नाम का नोड, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये रेयर ये है। आ रही है बात समझ में, इतना सिंपल है तो बहुत ही ज्यादा क्या है, ये सिंपल है। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, और एक बात कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हमें लिंक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यू की नीड क्यों पड़ी, क्योंकि अरे में क्या था, डायनामिक अलोकेशन नहीं था। अरे को हम श्रिंक भी नहीं कर सकते थे या फिर ग्रो भी नहीं कर सकते थे, यानी हम उसको एक्सपांड करके बड़ा भी नहीं कर सकते थे अरे को, और उसको छोटा भी नहीं कर सकते थे, ठीक है। इसका रीजन मैंने लास्ट क्लास में आपको बहुत ही डिटेल्ड में दिया था, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, ये फ्रंट है, ये फिर से हमारा कौन है, रियर है। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि लिंक लिस्ट के एल्गोरिदम्स और क्यू के एल्गोरिदम्स में, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। पर अब मुझे बताइए, मैं आपको मैन्युअली करके बताता हूं पहले, कि मुझे एक एलिमेंट क्या करना है, डिलीट करना है। तो बाय डिफॉल्ट वो फ्रंट वाला ही एलिमेंट डिलीट होता है, यानी कि मुझे ये एलिमेंट डिलीट करना है। बेटा अगर ये एलिमेंट मुझे डिलीट करना है ना, तो अब ये जो फ्रंट है वो इसे पॉइंट करना चाहिए, ये टास्क मुझे अचीव करना है। और ये जो मैंने डिलीट नोड किया हुआ है, ये डिलीट नोड पहला वाला होता है, अब फ्रंट इसे पॉइंट करेगा। और ये पहला वाला जो नोड है वो मैं अवेल लिस्ट को, अवेल लिस्ट भी मैंने जो ली थी वो फिर से ले लेता हूं मैं, 3 नोड की अवेल लिस्ट है मेरे पास, ठीक है। नेक्स्ट इसे कौन पॉइंट कर रहा है भाई, इसे पॉइंट कर रहा है अवेल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इधर लिंक क्यू डिलीट, इनको लिंक नोड का स्ट्रक्चर, फ्रंट रियर 2 पॉइंटर उसको है क्यू को ऑलरेडी, अवेल नाम की लिस्ट अवेलेबल है, और आइटम हमने जो डिलीट किया वो उसमें आइटम में निकाल लीजिएगा, यानी ये ए नाम का इंफॉर्मेशन आइटम में निकाल लीजिएगा पहले से ही। देखिए इफ फ्रंट इक्वल्स टू नल देन राइट अंडरफ्लो एंड एग्जिस्ट। मुझे बताइए इफ फ्रंट इक्वल्स टू नल, यानी कि बेटा एक भी नोड नहीं है तो किसे डिलीट करोगे, किसी को नहीं, तो अंडरफ्लो एंड एग्जिट। देखिए ये सब फिक्स कन्वेंशंस है। अब मैं समझता हूं अगर आपको लिंक लिस्ट के एल्गोरिथम्स लर्न है तो इसको लर्न करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। बाय डिफॉल्ट जो भी आप यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन में कर रहे हो उसी को हमने टेक्निकल वर्ड्स में लिखा हुआ है। देखिए एल्गोरिथम लिखना कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। मैं तो बोलता हूं कि अगर किसी को एल्गोरिथम लिखना सीखना है तो पहले उसको इंप्लीमेंटेशन करते आना चाहिए, इंप्लीमेंटेशन समझा हुआ होना चाहिए, उसके बाद उसने एल्गोरिथम को एक बार देख के लिखना चाहिए, दूसरी बार भी देख के लिखना चाहिए, फिर थर्ड टाइम आप उसको बिना देख के लिखने की कोशिश करो, आ जाएगा। और अगर एक बार आपने बिना देख के लिखना शुरू कर दिया तो उसके बाद वो आप कभी भूलने वाले नहीं हो, क्योंकि आपको इंप्लीमेंटेशन समझा हुआ है। एल्गोरिथम लर्न नहीं करना है किसके बाद कौन सी स्टेप आएंगी, यहाँ पे हम जो परफॉर्म कर रहे हैं उसी को हमें वहां पे लिखना है, ठीक है। जैसे कि मुझे एक बात बताओ यार, ये अगर आपको ये नोड अगर हमें डिलीट करनी है तो क्या क्या व्हाट आर द पॉसिबल ऑपरेशंस और व्हाट इज द पॉसिबल सीक्वेंस, पहले ये 2 चीजें मन ही मन में डिसाइड कीजिए और फिर वहां पे लिखिए, ठीक है। देखिए करके बताता हूं मैं। लिंक क्यू क्या है, इफ फ्रंट इक्वल्स टू नल देन अंडरफ्लो, ये अंडरफ्लो चेक किया हमने, ठीक है। सेट टेम्पररी इक्वल्स टू फ्रंट, हाँ देखिए अब ये मैंने फ्रंट जहां पे पॉइंट कर रहा है उसको एक और पॉइंटर लगा दिया टेम्पररी, ठीक है, ठीक है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि मुझे बताइए ये नोड डिलीट होने वाला है। बेटा अगर ये नोड डिलीट होने वाला है तो इसकी मुझे ट्रैक रखना पड़ेगा, अदरवाइज मैंने क्या डिलीट किया वो कहां गया वो मुझे पता ही नहीं चलेगा।
मुझे ये नोड एट लास्ट अवेल को रिटर्न भी करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे मैंने फ्रंट पॉइंटर यहाँ पॉइंट कर रहा है, मैंने बोल दिया भाई अब फ्रंट ने कहाँ पॉइंट करना चाहिए, लिंक ऑफ फ्रंट पे। तो बेटा ये लिंक ऑफ फ्रंट कौन, ये भाई फ्रंट इसको पॉइंट करना चाहिए। तो बेटा इसकी एक्सेसिबिलिटी आपकी क्या हो जाएंगी, लॉस हो जाएंगी। तो ये नोड को हमें ट्रैक करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक एडिशनल पॉइंटर लगाना पड़ता है कि मुझे जो डिलीटेड नोड है उसको ट्रैक करने के लिए क्या पॉइंटर है भाई। अब मुझे ये तो पता है कि पहले नोड को कौन पॉइंट कर रहा है, टेम्प। यानी अब अगर ये फ्रंट ने इस ए की जगह यानी पहले नोड की जगह इसको भी पॉइंट करना शुरू कर दिया, तो बेटा मुझे इस नोड की ट्रैकिंग रहेगी कहां पे, जिसे टेम्प पॉइंट कर रहा है वो मैंने डिलीट किया हुआ है। अदरवाइज बेटा ये तो आपका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको ध्यान में रखिए। क्या ये मैंने टेम्पररी नाम का पॉइंटर क्यों लगाया हुआ है वहां जहां पे फ्रंट पॉइंट कर रहा है, क्योंकि अगर फ्रंट यहां पे पॉइंट करना शुरू कर देगा आफ्टर डिलीशन तो इस नोड की मेरे पास कोई ट्रैक नहीं रहेगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हमसे छूट जाएगा, वेनिश हो जाएगा, क्योंकि उसकी एड्रेस हमें पता नहीं है। अब बेटा टेम्पररी में उसकी एड्रेस तो आ गई, हमें पता तो है हमने कौन सी नोड डिलीट की हुई है, ठीक है। सो दैट हम उसको एट लास्ट प्रोग्रामिंग में फ्री या फिर रिलीज भी करते हैं, बताऊंगा, प्रोग्रामिंग भी सीखेंगे हम इन सब की, ठीक है। नेक्स्ट सेट टेम्प इक्वल्स टू फ्रंट क्यों लगाया, इसका पर्पस मैं आपको लास्ट में फिर से रिपीट करके बताऊंगा, ठीक है। आइटम इक्वल्स टू इन्फो ऑफ टेम्प, भाई बहुत ही सिंपल है। क्या किया हुआ है इसने, आइटम इज इक्वल्स टू इन्फो ऑफ टेम्प, यानी कि इन्फो ऑफ टेम्प। इन्फो ऑफ टेम्प कौन है, ए। ये काय में जानी चाहिए भाई, आइटम में जानी चाहिए। मैंने आपको बोला था ये आइटम नाम का वेरिएबल हमने क्यों लिया हुआ है, क्योंकि हमने क्या डिलीट किया वो हमें पता होना चाहिए। तो बेटा आइटम में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। इन्फो ऑफ टेम्प यानी कि ए आइटम में आ जाएगा। ये भी बहुत सिंपल स्टेप है, ठीक है। उसके बाद क्या, फ्रंट इक्वल्स टू लिंक ऑफ टेम्प, यानी कि लिंक ऑफ टेम्प पे किसने पॉइंट करना चाहिए भाई, फ्रंट ने। लिंक ऑफ टेम्प बहुत सिंपल है, टेम्प इसको पॉइंट कर रहा है, तो बेटा लिंक ऑफ टेम्प क्या हुआ, लिंक ऑफ टेम्प यानी कि ये हुआ, लिंक ऑफ टेम्प यानी कि क्या हुआ, ये हुआ, ये लिंक ऑफ टेम्प। कैसे पता, टेम्प नाम की नोड कौन, ये, उसकी लिंक कहां पॉइंट कर रही है, यहां पे, ठीक है। देखिए लिंक ऑफ टेम्प पे अब किसने पॉइंट करना चाहिए, फ्रंट ने। लिंक ऑफ टेम्प पे अब किसने पॉइंट करना चाहिए, फ्रंट ने। तो बेटा इस पे किसने पॉइंट करना चाहिए, अब फ्रंट ने। देखिए ये स्टेटमेंट मैंने रन किया, बहुत ही सिंपल है। ये टेम्प नाम की नोड ये है, इसकी लिंक कहां पॉइंट कर रही है, उस पे फ्रंट ने पॉइंट करना चाहिए। देखिए फ्रंट अब इस नोड को पॉइंट कर रहा है, सेकंड नोड को, ठीक है। ये हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप थी ये। अब क्या, वो जो ये है, ये नोड है, इसको हमें अवेल में रिटर्न करना है। देखिए कैसे रिटर्न करते हैं, पहले भी कर चुके हैं हम 4 बार। लिंक ऑफ टेम्प इक्वल्स टू अवेल, बेटा अवेल पे किसने पॉइंट करना चाहिए, लिंक ऑफ टेम्प। देखिए अब देखिए टेम्प इसको पॉइंट कर रहा है, इसलिए मुझे पता है कि भाई हमने क्या डिलीट किया हुआ है। अदरवाइज फ्रंट जैसे ही इसको पॉइंट करने लगा, इसकी आपके पास ट्रैकिंग ही नहीं रहती थी अगर आप उसको टेम्प नाम का पॉइंटर नहीं लगाते थे तो, ठीक है। यानी कि आप इसको एक्सेस ही नहीं कर पाते थे, ठीक है। कोई बात नहीं, क्या स्टेटमेंट है भाई, लिंक ऑफ टेम्प। बताइए लिंक ऑफ टेम्प ने कहा, लिंक ऑफ टेम्प ने कहा पॉइंट करना चाहिए, अवेल पे, ठीक है। लिंक ऑफ टेम्प ने कहा पॉइंट करना चाहिए, अवेल पे। लिंक ऑफ टेम्प ने पॉइंट करना चाहिए अवेल पे, जहां अवेल पॉइंट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, कोई बात नहीं, एंड अवेल इक्वल्स टू टेम्प। अवेल ने कहा पॉइंट करना चाहिए, टेम्पररी नोड को। अवेल ने किसको पॉइंट करना चाहिए, टेम्पररी नोड को, एंड एग्जिस्ट। तो देखिए हुआ क्या, यानी फ्रंट इसे पॉइंट कर रहा है, और उसके बाद ये हमारा क्यू एज इट इज है, फ्रंट अभी इसको पॉइंट कर रहा है। देखिए ये क्यू बरोबर है हमारा 2 एलिमेंट्स का, एक डिलीट होने के बाद। अवेल देखिए, अवेल पॉइंट कर रहा है किसको, इसको, ठीक है। फिर इसके बाद ये एंड ये यहां पे क्रॉस नल। बताइए मुझे समझा क्या, ये टेम्पररी नाम का पॉइंटर वेरिएबल लगाने का अर्थ क्या था, कि भाई जो हमने डिलीट किया था उसका हमें ट्रैकिंग तो चाहिए, जो हमने डिलीट किया वो डाटा लॉस थोड़ी होना चाहिए, उसको वापस अवेल में रिटर्न करना है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो मैं समझता हूं, अब बताइए कि इसमें क्या डिफिकल्टी है। कुछ भी नहीं, आपको ये भी बता दिया मैंने कि भाई अरे से हम शिफ्ट क्यों हुए, क्योंकि इसका एडवांटेज क्या है, डायनामिक अप्रोच है। और एक बात कि यहाँ पे जैसे कि ये डायनामिक के लिए है, यानी मुझे जितने नोड इंसर्ट करने हैं मैं लास्ट से इंसर्ट कर सकता हूँ, जितने नोड डिलीट करने हैं सामने से डिलीट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे इस क्यू को सर्कुलर करके हमें कोई एडवांटेज नहीं है। आ रही है बात समझ में, इसको मुझे सर्कुलर करके कोई एडवांटेज नहीं है लिंक लिस्ट में।
सर्कुलर करके मुझे एडवांटेज कब है, जब अरे रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है, जब मेमोरी लोकेशंस क्या है, फिक्स है, जब मेमोरी लोकेशंस क्या है, कॉन्जुगेटिव है, तब हम उसको सर्कुलर करते हैं कि हमें क्या हो जाए कि ऐसी कंडीशन राइज नहीं होनी चाहिए कि वो क्यू में एम्प्टी मेमोरी ब्लॉक्स तो है पर फिर भी हम इंसर्ट नहीं कर पा रहे हैं। इस रीजन से मैंने वहां पे अरे रिप्रेजेंटेशन में क्यू को सर्कुलर बना दिया था। आ रही है बात समझ में? मैं फिर से सर्कुलर रिपीट करने वाला हूं अभी, ठीक है। तो ये रीजन था कि हम डायनामिक अप्रोच की वजह से कहां गए हैं, लिंक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यू में गए हैं। और लिंक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यू बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बस उसके ये दो ही एल्गोरिदम्स है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच कर सकता हूं, ठीक है। आ रही है बात समझ में? ठीक है। कितना टाइम रिमेनिंग है एक बार देखिए, तो मैं इसके आगे के टॉपिक्स भी इसी लेक्चर में ले लेता हूं। इसके आगे के टॉपिक्स यानी कि भाई प्रायोरिटी क्यू तो हम बाद में लेंगे। पहले भाई सर्कुलर क्यू क्या होता है, या फिर एक कंसेप्ट आता है डीक्यू का, तो भाई ये डीक्यू क्या होता है, तो वो भी मैं आपको इसी क्लास में बता देता हूं। मुझे एक बार देखने दीजिए कितना टाइम रिमेनिंग है। 37 मिनट रिमेनिंग है, ठीक है। चलिए देखिए इधर आई बात समझ में, ये समझा सभी को? चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको क्या कर देता हूं, हटा देता हूं और हम देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। और देखिए ये दो एल्गोरिथम्स देखे हमने और ये एग्जाम्पल। आई होप आपको ये एग्जाम्पल से तो पूरा क्लियर हो गया होगा टॉपिक, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है सर्कुलर क्यूज, ठीक है। सर्कुलर क्यू मैं आपको बता चुका हूं, चलिए फिर से बता देता हूं। सर्कुलर क्यू, इसको हटा देते हैं। सर्कुलर क्यू, सर्कुलर क्यू बहुत सिंपल है। आपको याद होगा तो मैंने एक 8 एलिमेंट्स का मैंने आपको अरे लिया था और मैंने आपको सर्कुलर क्यू का कंसेप्ट बताया था, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं, वो जो मैंने 8 एलिमेंट्स का ये लिया था ना, उसको मैं क्या कर देता हूं, सर्कुलर ही कर देता हूं। उसको मैं क्या कर देता हूं, सर्कुलर ही कर देते हैं उसको, ठीक है। देखिए इधर ऐसा, यानी कि वो अरे जो है ये हमने दिया 1, ये हमने दिया 2, ये हमने किए उसके 1 मिनट जाइए, 1 2 3 4, हाँ 5 6 7 8, ठीक है। अब नंबर आप 1 से शुरू कीजिए, 0 से शुरू कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 2 3 4 5 6 इंडेक्स नंबर है ये, 7 8। मैं बोलता हूं यहाँ पे मैंने क्यू नाम का एक अरे लिया हुआ है, ठीक है। कितने एलिमेंट्स का, 8 एलिमेंट्स का, यानी कैपिटल एन इक्वल्स टू कितना है यहाँ पे 8 है, ठीक है। तो मुझे बताइए, सपोज मैंने वहां पे कुछ एलिमेंट्स इंसर्ट किए हुए हैं, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स इंसर्ट किए हुए हैं, यानी कि पहले मैंने ए इंसर्ट किया, फिर बी, फिर सी, फिर डी। तो बेटा ये डी जो है इस पे कौन पॉइंट कर रहा है, रियर, और इस पे कौन पॉइंट कर रहा है, फ्रंट, ठीक है। इस पे कौन पॉइंट कर रहा है, फ्रंट। कुछ नहीं, मैं ये सर्कुलर क्यू का कंसेप्ट पहले भी बता चुका हूं और फिर से बता रहा हूं। मुझे बताइए, जब मैंने लीनियर फॉर्म में भी अरे निकाला था, या जो अरे इंप्लीमेंटेशन के मैंने आपको एल्गोरिथम सिखाया, तो बेटा वो मैंने कुछ और नहीं, सर्कुलर क्यू के ही एल्गोरिथम्स आपको सिखाए थे। क्योंकि मैंने वहां पे आपको बोला था, जब फ्रंट और रेयर अपडेट होंगे तो आप ऐसा मत समझिए कि हर बार मैंने जब भी डिलीट किया फ्रंट इक्वल्स टू फ्रंट प्लस 1 होगा, या फिर जब भी मैंने डिलीट किया तब रेयर इज इक्वल्स टू जब भी मैंने इंसर्ट किया तब रेयर इक्वल्स टू रेयर प्लस 1 हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने आपको ये 2 कंडीशंस बहुत अच्छे से बताई थी कि भाई अगर हमारा क्या है, ये पूरा फुल है, ये पूरा फुल है का मतलब क्या, डी ई एफ जी एच, और रेयर कहां पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे। तो बेटा मैंने आपको ये भी बोला था कि भाई जब फ्रंट इक्वल्स टू 1 और रेयर इक्वल्स टू 8 है, तब हमारा वो क्यू क्या है भाई, पूरा फुल है, ठीक है। फिर मैंने आपको ये भी बोला था कि भाई सपोज मैंने एक एलिमेंट क्या किया हुआ है, डिलीट किया हुआ है, ठीक है। ये ए डिलीट किया हुआ है, तो अब फ्रंट किसको पॉइंट कर रहा है भाई, इसको पॉइंट कर रहा है। तो मैंने आपको ये भी बोला था, जब रेयर हमारा क्या हो जाएगा, एन, यानी कि 8, ठीक है। तो उसके बाद वो कहां जाना चाहिए, फर्स्ट पे जाना चाहिए। यानी अब अगर किसी ने मुझे बोला जी एच, अब मुझे बोला भाई मुझे आई इंसर्ट करना है, तो बेटा वो यहाँ पे इंसर्ट होगा और अब रेयर क्या हो जाएगा, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। आ रही है बात समझ में? अच्छा, मैंने आपको ये भी बोला था कि भाई ऐसा नहीं है
कि जब फ्रंट इक्वल्स टू 1 और रियर r इक्वल्स टू n है तब वो Q फुल तो है ही है। इसके साथ मैंने आपको एक और कंडीशन बताई थी, व्हेन फ्रंट इक्वल्स टू रियर प्लस 1 तो भी वो Q क्या है, फुल है। देखिए मुझे बताइए फ्रंट किसको पॉइंट कर रहा है, 2 को, रियर किसको पॉइंट कर रहा है, 1 को। तो मुझे बताइए फ्रंट ये जो 2 है वो क्या ऐसा नहीं है रियर प्लस 1? यस। तो बेटा तब भी देखिए यानी कि फ्रंट के इमीडिएट पीछे जब रियर आ जाएगा तब भी वो Q क्या है, फुल है। देखिए ये फुल है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो इसी मॉड्यूल को क्या बोला जाता है, सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू पे हम क्यों शिफ्ट हुए, क्योंकि देखिए इसके कोई एल्गोरिथम्स नहीं है, इसके एल्गोरिथम्स वही है जो मैंने अरे रिप्रेजेंटेशन लिया था तब मैंने आपको डायग्राम सिर्फ ऐसी निकाल के नहीं दी थी, अब मैंने डायग्राम ऐसी निकाल के दी हुई है। इसका एडवांटेज इस पे जाने का, यानी कि ये जो इन्वेंटर्स है यानी कि उन्होंने इस टॉपिक यानी गए क्यों, यानी कि इस सर्कुलर क्यू की नीड क्या है। नीड सिर्फ इतनी है कि बहुत बार लीनियर अरे यानी कि लीनियर स्ट्रक्चर में ऐसा हो रहा था कि जब हम n के बाद प्रोसीड नहीं कर पाते थे तब ऐसा होता था कि फ्री मेमोरी अवेलेबल होने के बाद भी हम उसको यूज नहीं कर सकते थे। उस डिसएडवांटेज को हटाने के लिए हम कहां गए थे, सर्कुलर क्यूज पे। पर सर्कुलर क्यूज में भी बेटा मैं कोई रैंडमली साइज बढ़ा तो या साइज कम तो नहीं कर सकता हूं। जैसे कि 8 एलिमेंट्स की ये है, पर कल चल के मुझे पता चला भाई मुझे तो 100 एलिमेंट्स का क्यू चाहिए था, तो बेटा फिर से मुझे दूसरा अरे लेना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? तो फिर हम सर्कुलर क्यू के बाद शिफ्ट हुए थे काय पे, लिंक लिस्ट पे। ठीक है, ओरिजिनली ये सीक्वेंस है। कोई बात नहीं, मुझे बताइए सर्कुलर क्यू में कोई डिफिकल्टी है क्या? कुछ भी नहीं है। जो मैंने अरे रिप्रेजेंटेशन आपको बताया था वो कुछ और नहीं है, सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन के ही एल्गोरिथम्स थे। यानी किसी ने आपको बोला कि भाई सर्कुलर क्यू के मुझे इंसर्शन के और डिलीशन के एल्गोरिथम लिख के दीजिए, तो बेटा हमारे जो लास्ट क्लास के एल्गोरिथम्स है वो कुछ और नहीं, सर्कुलर क्यू के ही थे। हमने वो क्यू को सर्कुलर ट्रीट करके ही किया था। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये भी आपको बताया कि हम लिंक लिस्ट को सर्कुलर नहीं करते हैं क्योंकि वो बेटा डायनामिक है। अगर वो डायनामिक है तो उसमें ऐसी प्रॉब्लम कभी आएंगी ही नहीं कि फ्री मेमोरी ब्लॉक्स अवेलेबल है और हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा तो बिल्कुल होने वाला ही नहीं है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजों को बहुत अच्छे से समझिए, एल्गोरिथम्स को बहुत अच्छे से समझिए। देखिए कल चल के ऐसा भी हो सकता है कि आपकी एग्जाम्स एमसीक्यूज हो, जिस हिसाब से अभी हमारा ये ड्यूरेशन चल रहा है कोविड-19 का, तो बेटा ऑनलाइन एग्जाम में भी भाई सपोज आपको किसी ने ये एल्गोरिथम दे दिया और ये एल्गोरिथम की कोई एक स्टेप उन्होंने क्या कर दी भाई, हटा दी, तो भी आपको समझना चाहिए कि भाई यहाँ पे क्या ऑप्शन फिल करेंगे सो दैट ये एल्गोरिथम हमारा परफेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? सपोज भाई ये एल्गोरिथम है, ये लिखा हुआ है और इन्होंने ये हमारा ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ये ऑप्शन ये यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है और इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो बेटा ये आपको समझना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मोर परफेक्ट सूट होगा सो दैट ये एल्गोरिथम कंप्लीट होगा। तो इसके लिए आपको क्या समझना चाहिए, इन एल्गोरिथम्स का पहले तो मेरी भाषा में यानी कि आपकी नेटिव लैंग्वेज में इम्प्लीमेंटेशन समझा होना चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, आई होप आपको ये लिंक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यू एंड सर्कुलर क्यूज ये दोनों टॉपिक समझ गए होंगे। तो मैं थर्ड टॉपिक पे स्विच करता हूं। लगे तो थर्ड टॉपिक के बाद हम फिर से एक लेक्चर शुरू करेंगे 5 मिनट में, जिसमें हम देखेंगे प्रायोरिटी क्यू। देखिए प्रायोरिटी क्यू भी कुछ डिफिकल्ट नहीं है, अगर आपको क्यू समझ में आ गया है तो प्रायोरिटी क्यू भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, ये सर्कुलर क्यू को भी मैं हटा देता हूं। आई होप आपको सर्कुलर क्यू क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। हाँ, इसको इस टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए, इसके एल्गोरिथम समझने के लिए आप लास्ट क्लास के एल्गोरिथम्स एक बार फिर से देख लीजिए, वो काय के थे, सर्कुलर के ही थे। ठीक है, कुछ नहीं है यहाँ पे कि जब हम फ्रंट और रेयर को अपडेट करते हैं तब n इक्वल्स टू n के बाद स्विच करना है काय पे, फिर से 1 पे, बस यही इसका कंसेप्ट है। मुझे देखने दीजिए नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है। अगर वो छोटा सा टॉपिक है 5-10 मिनट का तो मैं इसी लेक्चर में एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, हाँ, DQ देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा DQ। भाई क्या होता है DQ, पता है कि किसी को? देखिए DQ, DEQUE। अब ये DQ को कोई डेक ऐसा भी बोलता है, इसके 2-3 नाम है, या फिर इसको कोई ओरिजिनली DQ यानी DQUE DQ, यानी ये जो Q है उसके सामने DE लगा दिया, या फिर DQ, रीड तो वही होगा दोनों भी। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, डेक। या फिर इसका जो मोर स्पेसिफिक नाम है वो नाम है डबल एंडेड क्यू। उसका जो मोर स्पेसिफिक नाम है
अब वो किसने सजेस्ट किया था, अब वो जो उसके ऑथर के तो नाम नहीं है मेरे पास, पर इसको मोर स्पेसिफिकली क्या बोला जाता है, डबल एंडेड क्यू। और मैं समझता हूं कि ये डबल एंडेड क्यू, ये जो नाम है, ये नाम बताने के बाद आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए ये DQ समझने में। भाई देखिए अब ये DQ होता क्या है, बहुत ही सिंपल है। मैं फिर से यहाँ पे क्या कर देता हूं, 8 एलिमेंट्स को क्या कर देता हूं, ले लेता हूं। भाई 8 एलिमेंट्स कौन से, देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। मैंने बोला भाई यहाँ पे इसमें मैंने इंसर्ट किया A B C D E F, ठीक है। हाँ ठीक है, तो बेटा रियर किसको पॉइंट कर रहा है, इसे पॉइंट कर रहा है। फ्रंट किसे पॉइंट कर रहा है, इसे पॉइंट कर रहा है। कोई बात नहीं है, ठीक है। मैंने 2 एलिमेंट्स डिलीट कर दी, एक A B, तो बेटा फ्रंट किसे पॉइंट करेगा, 3 को, यानी कि इस अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन फ्रंट इज इक्वल टू 3 है और रियर इज इक्वल टू क्या है, 6 है। बताइए मुझे समझ रहे हो क्या, यानी आप कोई न्यू एलिमेंट इंसर्ट करना है तो रियर इक्वल टू रियर प्लस 1 हो जाएगा और वो यहाँ पे आ जाएगा। अब कोई एलिमेंट डिलीट करना है तो फ्रंट 3 को पॉइंट कर रहा है, ये C नाम का एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। तो मुझे बताइए ये क्या हुआ, एक रेगुलर क्यू हुआ। अगर मैं हर बार डिलीशन कहां से करता हूं, हर बार डिलीशन में फ्रंट एंड से करता हूं और हर बार इंसर्शन में लास्ट एंड यानी कि रेयर एंड से करता हूं, तो बेटा ये क्या हुआ, एक रेगुलर क्यू हुआ। तो बेटा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ये DQ यानी कि ये डबल एंडेड क्यू क्या हुआ, तो जैसे हमारे रेगुलर क्यू में रिस्ट्रिक्शन है क्या, कि डिलीट सामने से ही होगा, इंसर्ट पीछे से ही होगा, अगर वो रिस्ट्रिक्शन हमने हटा दिए तो क्या हो जाएगा, वो DQ। यानी अगर मैंने ऐसा बोल दिया आपको कि भाई अब आप इसमें कोई भी एंड से यानी फ्रंट एंड से आप इंसर्ट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, रेयर एंड यानी कि बैक एंड से आप क्या कर सकते हो, इंसर्ट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा डबल एंडेड क्यू हो जाएगा, ठीक है। इसके बहुत सारे हैवी एप्लीकेशंस है, पर उसके लिए बेटा आपको OS नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ये पता होना चाहिए। तो इसके यूज कहां पे है, टाइम शेयरिंग सिस्टम्स में वगैरह में, OS में, वो आपको क्या हो जाएगा, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है, कैसे हमारा प्रोसेसर अलोकेट किया जाता है अलग अलग प्रोसेसेस को, कैसे देखिए प्रोसेसर हमारे, मैंने ये लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था आपसे कि भाई प्रोसेसर हमारे पास एक ही है, CPU आपके पास एक ही है, उसमें जो प्रोसेसर है वो एक ही है, पर फिर भी आप अपने लैपटॉप में आप देखिए कि कहीं पे आप एक म्यूजिक प्ले करते हो, कहीं पे आपका क्रोम नाम का ब्राउजर ओपन रहता है, कहीं पे आप C प्रोग्रामिंग कर रहे रहते हो यानी कोई कंपाइलर चालू रहता है, कहीं पे आपकी एक्सेल फाइल चालू रहती है जिसको आप ये एडिट कर रहे हो, ठीक है। यानी बहुत सारे काम एक साथ शुरू है। या फिर कभी आपने पेन ड्राइव से डाटा कॉपिंग पे लगा दिया, तो बेटा डाटा कॉपी भी पीछे से हो ही रहा है, आपको ऐसा लगता है। आप जो एक्सेल फाइल को एडिट कर रहे हो वो भी बेटा आप जैसे ही कर रहे हो वो साइमल्टेनियसली हो ही रहा है। तो बेटा ये ऐसा नहीं होता है, ये जो सभी प्रोसेसेस है ये किस पे जाती है, CPU पे जाती है यानी कि प्रोसेसर के पास। तो प्रोसेसर इनको रन कैसे करता है, प्रोसेसर इनको पहली प्रोसेस को रन करेगा थोड़े टाइम के लिए, फिर दूसरी प्रोसेस को, फिर तीसरी प्रोसेस को, फिर से पहली प्रोसेस को, अगर 3 ही प्रोसेसेस है तो। पर हमें ऐसा लगता है कि कंप्यूटर मल्टीटास्किंग है या 4-5 काम एक साथ हो रहे हैं, तो बेटा वो ऐसा नहीं होता है। हाँ, पर ये जो होता है, ये जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग यानी भाई पहले थोड़ी देर प्रोसेस 1 रन हुई, फिर प्रोसेस 2 रन हुई, ये इतना कम टाइम में होती है, माइक्रो सेकेंड्स में होती है। जैसे हम जब भी कंप्यूटर लेते हैं उसकी आपको फ्रीक्वेंसी भी बताई जाती है कि इस प्रोसेसर की फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी कि ये पर यूनिट टाइम कितना काम करता है, कितना जल्दी वो बिट को स्विच करता है। हमारा पूरा कंप्यूटर बिट्स पे काम करता है, जीरोस और वंस पे, तो जितना जल्दी उसकी क्या हो जाएंगी, बिट चेंज करने की स्पीड होगी, उतना जल्दी जल्दी वो हमारी एक्शंस क्या होगी, परफॉर्म होगी, ठीक है। तो ये जो हमें लगता है कि ये 4-5 टास्क चल रहे हैं, पर हमारे कंप्यूटर में बेटा प्रोसेसर तो एक ही है, ठीक है। कोई बात नहीं, तो वहां पे इन सब चीजों का यूज होता है। ये जो DQ है, DQ यानी कुछ नहीं, आप इसको इन पॉइंटर्स को रिप्लेस भी कर सकते हो। सीधा सीधा मैंने इसको नाम दे दिया भाई, ये एक लेफ्ट हैंड है और ये क्या है, एक राइट हैंड है। तो बेटा इंसर्शन एंड डिलीशन आर अलाउड एट बोथ द एंड्स, यानी कि मैं यहां से भी मैं चाहूं तो मुझे इस साइड से भी मैं इंसर्ट कर सकता हूं। भाई मुझे यहाँ पे क्या करना है, की इंसर्ट करना है, कर दिया, तो बेटा लेफ्ट नाम का पॉइंटर अब इसको पॉइंट करेगा, ठीक है। मैंने बोला भाई मुझे क्या करना है, जैसे हर बार यहां से हम क्या करते हैं, रेगुलर क्यू में हम यहां से इंसर्ट करते हैं, पर मैंने बोला नहीं मुझे यहां से डिलीट करना है, तो मैंने यहां से डिलीट कर दिया, तो ये राइट नाम का पॉइंटर इसको पॉइंट करेगा। यानी कि आप इसको लेफ्ट और राइट पॉइंटर से भी ये कर सकते हो। इसको बोलते हैं सिंपली डबल एंडेड क्यू। इसके एल्गोरिथम्स वगैरह तो सिलेबस में नहीं है,
पर इसके एल्गोरिदम भी क्या है, सेम है। इसका सिर्फ कंसेप्ट है कि कंसेप्ट क्या है इसका, ठीक है। एल्गोरिदम्स नहीं है आपके सिलेबस में, ठीक है। तो मैंने आपको इसका कंसेप्ट बता दिया कि लेफ्ट और राइट इसके पॉइंटर्स के नाम है इंस्टेड ऑफ फ्रंट एंड रियर, ठीक है। हाँ, और एक बात कि इसके थोड़े से ये है, दो वेरिएशंस है, यानी कि इसकी रिस्ट्रिक्टेड ये है, एक इनपुट रिस्ट्रिक्टेड है वेरिएशन इसका, और एक आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड वेरिएशन है, ठीक है। मैं उसको वो दोनों एक्सप्लेन कर देता हूं, यानी कि इसके दो वेरिएशन क्या है डीक्यू के। एक को बोला जाता है इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डीक्यू, यानी कि इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डीक्यू, और एक है आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डीक्यू, ठीक है। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। जैसे कि मुझे बताइए, जो रेगुलर डीक्यू है उसने हमें क्या अलाउ किया हुआ है कि आप दोनों साइड से इंसर्शन कर सकते हो, दोनों साइड से क्या कर सकते हो, डिलीशन कर सकते हो। तो बेटा ये इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डीक्यू जो है, ये वेरिएशन बोलता है कि आप इनपुट किसी भी क्या करने दीजिए, एक ही एंड से करने दीजिए। इनपुट क्या करने दीजिए, किसी भी एक ही एंड से करने दीजिए, और डिलीशन दोनों एंड से हो सकते हैं। तो उस वेरिएशन को बोला जाता है इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डीक्यू। यानी कि देखिए, डीक्यू, ओरिजिनल डीक्यू की डेफिनेशन है कि इनपुट और डिलीट, इंसर्ट और डिलीट दोनों एंड से होना चाहिए, पर इसने क्या कर दिया, इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डीक्यू, यानी कि इंसर्ट करने का क्या कर दिया इसने, एक ही कर दिया भाई। इंसर्ट किसी एक ही एंड से होगा, डिलीशन दोनों एंड से हो सकता है, तो उसको बोला जाता है इनपुट रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डीक्यू यानी क्या भाई, आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड यानी क्या कि भाई एक ही डिलीट एक ही से होगा एंड से, और क्या होगा, इंसर्शन दोनों ही एंड से होगा, डिलीशन एक ही एंड से होगा, तो हम उसको बोलते हैं आउटपुट रिस्ट्रिक्शन डीक्यू, और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। मुझे देखने दीजिए, और भी आपके सिलेबस में कुछ होगा तो हम वो ले लेते थे, नहीं, डीक्यू का इतना ही है। हाँ, इसके बाद एक और टॉपिक है जिसका नाम है प्रायोरिटी क्यू, तो वो मैं आपको अभी नेक्स्ट क्लास में 5 मिनट में फिर से शुरू करते हैं, उसमें एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। आई होप कि आज के क्लास के आपको लिंक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यू, सर्कुलर क्यू और डीक्यू, ये 3 सब टॉपिक्स आपको समझे होंगे। कुछ नहीं समझा है तो आप मुझे क्या कर सकते हो, मैसेज या कॉल कर सकते हो, हम वो चीज आपके लिए फिर से रिपीट कर देंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। फिलहाल मैं इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करता हूं, थोड़ी देर में हम नेक्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं।